बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। तमाम अहलियान इस्लाम को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जहाँ रोज़े रखने की तौफीक अता करे, वहीं रोज़े का जो असल मकसद है प्लीज़ उसे ज़रूर याद रखें, उस तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करें। क्यों अल्लाह ताला ने हमें ये माह मुबारक दिया, इसमें छुपे सबक को जानने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए और हमें तंदुरुस्ती और सेहत के साथ ये रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ जी आज है जी 23 मार्च भी, यौम पाकिस्तान भी। आप सब लोगों को यौम पाकिस्तान की भी ढेरों मुबारक, रमज़ान की भी ढेरों मुबारक। और साथ ही साथ अल्लाह ताला की रहमत भी बरस रही है बाहर। जैसे ही माह मुबारक का आगाज़ हुआ सो रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला ने अब्र करम जो है वो भी बरसा दिया। मौसम अच्छा हो जाएगा, रोज़े आपके अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। पेश कोई भी यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी बारिशें हैं, सो मौसम अच्छा रहेगा, सो रोज़े अच्छे गुजरेंगे। अब हम बढ़ते हैं जी आज की खबरों की तरफ। टॉप स्टोरीज़ क्या हैं? 30 अप्रैल का शेड्यूल मनसूख। पंजाब असम्बली इंतखाबात 18 अक्टूबर को होंगे। इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर इंक्वायरी बनाने का फैसला, सख्त एक्शन लेंगे वजीर आला मोहसिन नकवी। शहर में रूफटॉप गार्डनिंग लाजमी करार, सब्जियां भी उगाई जाएंगी। और शहर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक आप सबको मुबारक हो, पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो। और वो जो रात गए तक रोज़ा अनाउंस किया गया, हाँ, वो उसकी भी सबको मुबारक हो। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं थी, लेकिन आमिर भाई जिन लोगों ने तरावियों की अदायगी करनी थी, चांद नजर आना था तो करना था। नहीं, वो चांद तो 45 मिनट बाद जब चांद नजर आना था तो करना था ना। ये आप कैसे चांद जो है 45 मिनट बाद नजर आता है, 45 मिनट से ज्यादा नजर भी नहीं आता। तो फिर ये कैसे? अच्छा, वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से, भावलपुर से और पता नहीं कहाँ से शहादतें लेनी होती हैं, ऐसे ही है। फिर उन शहादों की वेरिफिकेशन करनी होती है। लेकिन आप कह रहे हैं 45 मिनट बाद चांद नजर नहीं आता, तो फिर इतना टाइम नहीं होना चाहिए था। अब उसको लोगों ने बड़ा मसला बना लिया, इशू बना लिया कि जी ये सऊदी अरब के साथ करना चाहते थे अब्दुल हमीद आज़ाद साहब। ट्रेंड चल रहा है, इस्तीफा दे अब्दुल हमीद आज़ाद, इस तरह के ट्रेंड चल। वैसे एक बात है, जब सिपरा साहब ने मेन चैट में डाला है कि चांद नजर आ गया, हम सब पूछ रहे थे कहाँ। मैंने फोन किया, मैंने कहा सिपरा साहब कहाँ नजर आए। हाँ नहीं, वो बात ये है जो हुकूमत वक्त कहे, ईद है तो ईद है, रमज़ान है तो रमज़ान, उसको फॉलो करना चाहिए। सही साहब, उसका मसला क्या है कि अब अगर ये रोज़ा है या नहीं है, चांद था या नहीं था, इसका सारे का सारा क्रेडिट भी और गुनाह भी अब्दुल खबीर आज़ाद के कंधों पर है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो वो आलम दीन भी हैं, बादशाह मस्जिद के खतीब भी हैं, उनके वालिद भी बादशाह मस्जिद में थे। वो जो हैं अब उनके कंधों पर है कि वो गुनाह लेते हैं या सवाब लेते हैं। तो इस पे हमें शक में जाए बगैर रोज़े रखने चाहिए और उन शैतानों की बात नहीं माननी चाहिए जो इन रोज़ों को मुतनाज़ा बनाते हैं या ईद को मुतनाज़ा बनाते हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको जहाँ पे खुश दिली के साथ हम रोज़े रखते हैं वहाँ पर हमारी इस इबादत को कबूल भी अता फरमाए। चलें जी, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अब जी पहली खबर है पंजाब असम्बली इंतखाबात के हवाले से। 18 अक्टूबर को अब होंगे। 30 अप्रैल का शेड्यूल मनसूख कर दिया गया है। आमिर भाई से क्या आगाज़ करूँ, वो तो कहते हैं इलेक्शन होने ही नहीं है, ना से बात शुरू करते हैं। लेकिन ये आगे आगे क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये 8 अक्टूबर है। पहले तो मैं बता भी दूँ, 8 अक्टूबर है। और किसी जगह पे इलेक्शन कमीशन ने इसके आगे 2023 नहीं लिखा। मैंने भी नहीं लिखा, आपने भी नहीं लिखा। बिल्कुल। अच्छा 2023 तो लिखा ही नहीं है इस पर। और मैंने आज से 3 माह पहले एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि इलेक्शन जो हैं ये अगस्त या अक्टूबर में 2024 में होंगे और ये इलेक्शन इस वक्त नहीं होने चाहिए। आपको याद है पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि आपको पीटीआई इलेक्शन लड़ती नजर आती है? बिल्कुल नहीं। टिकटें तकसीम करती नजर आती है। इसका मतलब यही था कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे। और फैसल वार्डर ने तो बात बहुत ही खोल दी थी, उन्होंने कि इमरान खान भी नहीं चाहते इलेक्शन, जिस तरह एक शोर मचाना चाहते हैं या
इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तो अभी इलेक्शन ये अक्टूबर 8 को भी जो 8 अक्टूबर लिखी है, पता नहीं 2023 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, मुझे नहीं पता, सिर्फ 8 अक्टूबर लिखा हुआ है इसमें। ये 8 अक्टूबर कब की है ये इलेक्शन कमीशन ने भी वाजिया नहीं किया, हमें भी वाजिया नहीं है। चले इलेक्शन जब भी हो और खैरियत से हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के पास इतने पैसे हो कि इलेक्शन करा ले, पैसे भी और फिर जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी के मामलात हैं आमिर भाई, सिक्योरिटी के मामला मैं साई साहब की तरफ जाना चाहूंगी। साई साहब, सिक्योरिटी की हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम करने और वजारत खजाना ने फंड्स देने से माजरत कर ली है जी। सो सिक्योरिटी तो आप हमेशा कहते हैं कि जितनी चाहिए उतनी तो नफरी नहीं है। हाँ ना, ये हमें मैंने ही खबर ब्रेक की थी तकरीबन को 15-20 दिन पहले कि जब वो इलेक्शन कमीशन की जानब से पंजाब पुलिस को कहा गया कि जो पंजाब में जितने भी हमारे वो पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पे जितने हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 11 पुलिस अफसरान व एहलकार होंगे, जो बी कैटेगरी के होंगे वहाँ पे 8 और जो सी कैटेगरी के होंगे उस पर 5। तो जब पुलिस ने अपनी कैलकुलेशन की तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड थी वो 4 लाख से ज़ायद की आ रही थी। तो पुलिस ने अपने दफातर के लोग भी इकट्ठे कर लिए, अपनी जो ज़िली पुलिस है यानी जो थानों में लोग होते हैं वो भी कर लिए, रिज़र्व पुलिस जो है वो भी कर ली। तो 90,000 से 1 लाख के करीब फोर्स बन रही थी। तो आईजी साहब ने 2 मीटिंग में जाकर इलेक्शन कमीशन को बड़े वाज़े अल्फाज में बताया था कि हमारे पास इतनी फोर्स है जो इलेक्शन पे आपको हम दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मुख्तलिफ कच्चे का ऑपरेशन चल रहे हैं, कभी धरने चल रहे हैं, कभी जलसे जुलूस चल रहे हैं। फिर इलेक्शन के लिए ये थोड़ा कि इलेक्शन का दिन ही होना है। आप देखें ना, उससे पहले रैलियाँ होती हैं, वो इलेक्शन हाल बने होते हैं, वहाँ पे गहमा गहमी होती है, वहाँ पे भी पुलिस ने सिक्योरिटी देनी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने कहा था कि हमारे पास जितनी नफरी आप मांग रहे हैं उतनी नहीं है। उसके बाद महकमा ख़जाना ने भी कहा था कि हमारे पास इतने फंड नहीं हैं जितने आप डिमांड कर रहे हैं। तो जो दूसरी बात आमिर भाई कर रहे थे कि इमरान खान साहब भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाह रहा इलेक्शन हो, इसका मतलब है नंबर गेम चल रही है। जो भी गवर्नमेंट इस वक्त है, जो भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, वो तो मुश्किलात का शिकार है और उसका इमेज ख़राब होना ही होना है, क्योंकि जो क्राइसिस हैं दिन ब दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आमिर भाई ये जो कागजात जमा कराना, स्क्रूटनी होना, ये सब कुछ क्या है? और जब वाकई इलेक्शन का टाइम आएगा तब क्या इन उम्मीदवारों को दोबारा से कागजात मतलब क्या किया जा रहा है? बहुत अहम सवाल आपने किया। मैं साई साहब से करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बोल रहे थे मैंने बात काटना मुनासिब नहीं समझा। आज पुलिस फोर्स जो पंजाब की है वो उसकी कोई 1.5 लाख 2 लाख तादाद है जी, 1,80,000 1,80,000 पौने 2 लाख समझ, और चाहिए उनको 4 लाख के करीब एहलकार। क्या अक्टूबर 2023 तक ये 4 लाख एहलकार पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल, दैट इज माय पॉइंट। अच्छा, ये सिर्फ पंजाब के इलेक्शन थे तो इसके लिए सिंध से मावन पुलिस बुलाई जा सकती थी, बाकी फेडरल से ली जा सकती थी, और भी बलोचिस्तान से ली जा सकती, जहाँ जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जब ये इलेक्शन पूरे तरीके से सारे मुल्क में होंगे उस वक्त ये पुलिस फोर्स कैसे, क्योंकि सिंध तो सिंध में इलेक्शन करा रहा होगा, उस वक्त फोर्स कहाँ से आएगी? तो वो फोर्स आपको निकालनी पड़ती है फौज से। ठीक, सीधी सच्ची बात। उन्होंने भी इनकार किया कि हम उनके कहे जो आर्मी इस वक्त ऐसे ग्रैंड ऑपरेशन में, बरकी साहब की शहादत हुई, ब्रिगेडियर बरकी की, और कीमती जान हमारे लिए, और बाकी जो उनके साथ जवान थे। जब मैं बात करता हूँ तो मुझे खुद भी आता है कि अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे। शुबान के महीने में उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी जानों की खातिर, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं जो दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए, वो फौजी एहलकार हैं जो दहशतगर्दी की जंग में शहीद होते हैं, हमारे भाई बेटे हैं वो, और उनकी इस तरह से शहादत होना इस बात की अकास है कि मुल्क में पूरी तरह से अमन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, आप कैसे इंतखाबात का शोर मचा सकते हैं? और इमरान खान जो छुप के अदालत में जा रहे हैं, उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि मैं छुप के यहाँ पे आया हूँ, वो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे? ये सवाल था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मुझे, आमिर भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुझे इस तरीके से मारा जाएगा, पहले पुलिस वालों को मारा जाएगा, फिर में उनको तो पूरा प्लान उनके पास मौजूद है। की कहानी में रमजान है, 2 गाने डाल लेना तो जबरदस्त फिल्म बन सकती है। नासिरुद्दीन पता नहीं कहाँ सोए, उनकी मिसिस तो वैसे काफ लीग में है, और काफ लीग अब वो परवेज़ इलाही वाली जो चली गई PTI में, तो नासिरुद्दीन बहुत अच्छे राइटर हैं, मेरे ख्याल है वो कहानी लिख के दे रहे हैं उनको। और लम्हा मौजूद में हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है रज़वान रज़ी साहब, वो कहते होते हैं लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं, बैन ही उसी वक्त उसका इल्ज़ाम
दूसरों पर लगा रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। अब कैसी कहानी घड़ी कि पुलिस एहलकार कपड़े बदलकर इनके वर्कर्स में शामिल हो जाएंगे। और वो पुलिस जो कपड़े बदले होंगे वो अपने ही भाइयों को मारेंगे गोली। उसके बाद एक पुलिस मुकाबला होगा जिसमें मुझे मार दिया जाएगा, फिर मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। आप अंदाजा करें, और सब कुछ चीजों का पहले ही इल्हाम हो गया है। पुलिस की 1000-1500 की नफरी तो इनके घर तक पहुंच नहीं सकी, क्योंकि आगे से इतनी ज्यादा इन्होंने रेजिस्टेंस शो किया है। कहीं पेट्रोल बम फेंके हैं, कहीं पत्थर फेंके हैं। ऐसे ही है। तो वहाँ पे ये होगा कि अब तो उसने नई कहानी बढ़ ली। मैं यही कहा, उसके बाद फिर ये होगा जी कि गोलियां चलेंगी। अब चले इमरान खान साहब को तो एक तरफ रहने दे, ये जो नशई होते हैं ना, नशा करने वाले, इनकी सुई जहाँ फंस जाए सो फंस जाए। ये आप नशा करने वालों के साथ अगर आप शायद साहब आपका भी आपने खैर हम इसी माशरे में रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, रमज़ान का महीना तब भी बात जिक्र तो करना चाहिए। ये नशा करने वालों की सुई जहाँ फंसी होती है ना वहीं पे रहती है। और ये कहते हैं कि जी अगर इन्होंने ये कह दिया कि ये गाना बहुत अच्छा है तो आपको गाना बदलने नहीं देंगे। अगर ये इनको कहानी अच्छी लगेगी तो कहानी बदलने नहीं देंगे। और अगर इनको ये शक हो जाए कि इनको कोई मारने वाला है तो ये इसी वहम में हमेशा रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक नशई की निशानी बता रहा हूँ जिसमें खान साहब का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक नशई की सुई जहाँ अड़ जाए वहीं अड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कोई सुई है जो फंस गई है। खान साहब को कौन बताता है ये बातें? ये वैसे भी मिसाल दे सकते थे, वैसे भी मिसाल दे सकते थे। कौन सी? नशइयों वाली? नशइयों वाली नहीं, हम बाकी चीजें ना ब्रेक में डिस्कस कर लेंगे। खान साहब तो नशा नहीं करते, लेकिन इनकी सुई क्यों फंस गई? मैं तो इस बात ये हम बाकी चीजें ब्रेक में डिस्कस करते हैं। साई साहब को समझा देते हैं। आमिर भाई, अब इंतखाबात तो फिलहाल आगे हो गए हैं और जो डेट आगे दी जा रही है उस पर भी एक सवालिया निशान है। बहुत सारे इंतजाम हैं जो कि दूसरा कैंपेन जो है वो कहीं आपको नजर नहीं आ रही। तो फिर कैसे इंतखाबात? ना तो कोई माहौल है और ना ही हमें कुछ उस तरह से उम्मीदवारों की सरगर्मियां नजर आ रही हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। सीएम साहब कह रहे हैं कि जी सख्त एक्शन लेंगे। जी आमिर भाई, ड्रग टेस्ट होना चाहिए जी सबसे पहले। इंक्वायरी कमीशन की बात हो आपने जहां से बात खत्म की थी वहीं से शुरू कर दी है। इंक्वायरी कमीशन बनता रहेगा, ये होगा। देखिए, ड्रग टेस्ट और डोप टेस्ट ये जरूर होना चाहिए। और इंक्वायरी कमेटी क्या इंक्वायरी करेगी? चले मुझे बताएं। पहले आप टेस्ट तो करा लें कि जो बंदा बात कर रहा है वो अपने होशो-हवास में भी बात करता है कि नहीं करता है। ये पूरी दुनिया का असूल है। जब आप गिरफ्तार कर शेर शीसा को जब गिरफ्तार किया गया था, पिम्स में क्यों ले जाया गया था? मुझे आप सही साहब आप बता दें, क्या गिरफ्तार करके उसका मेडिकल टेस्ट नहीं कराया जाता? मेडिकल टेस्ट तो वो मेडिकल टेस्ट पहले कराया। इंक्वायरी कमेटियाँ बनती रहेंगी जनाब मोहसिन नकवी साहब, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। पहले इनको पकड़ कर इनका एक आध टेस्ट कराएं ताकि हमें पता चले कि ये अपने होशो-हवास में बात करते हैं कि नहीं करते। खुद से क्रिएट मैं आपको बताता हूँ, मैं घर बना रहा था एयरलाइन सोसाइटी में। सेठ आबद साहब की सोसाइटी है, वहाँ पे उनके बेटे को कत्ल किया गया था। उनके ही गार्ड ने कत्ल किया था, हाफिज अयाज को। सही। और वो गार्ड जो था उसको किसी ने ये कहा था कान में कि ये जो सेठ लोग हैं ये ले जाते हैं, अपना ही बंदा मार के दूसरों पे कत्ल का पर्चा डालते हैं और आज तेरी बारी है। किसी ने किया उसके साथ मजाक। अच्छा। वो गए एयरलाइन सोसाइटी में, उस वक्त हमारा घर बन रहा था और उसमें इतनी आबादी भी नहीं थी उस वक्त। तो उसने समझा कि मुझे ये मारने के लिए लाए। उसने अपनी बंदूक से हाफिज अयाज को कत्ल कर दिया, सेठ आबद साहब के बेटे। वो बंदा खैर वहाँ से भाग के किसी नहर के किनारे पकड़ा भी गया। बाद में उसके जब टेस्ट कराए गए तो वो एक बीमारी शेज़ोफ्रेनिया की शायद इस तरह की कोई बीमारी थी। उसका ज़रूरी नहीं कि वो नशा ही कर रहा हो, किसी बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है इंसान। तो वो उस बीमारी में मुब्तला था। सेठ आबद साहब ने शायद उसकी मौत की सज़ा जो है उसको माफ़ करवा दिया था और उनकी बढ़ाई थी उसी नाम पे, हाफिज अयाज के नाम पे मस्जिद भी बनाई गई बहुत बड़ी उसके बाद। तो ये एक बीमारी है जो इंसान समझता है कि शायद हर बंदा आने वाला जो मुझे कत्ल करेगा, उसको लगता है कि उसको किसी ने विस्परिंग की है। जैसे इमरान खान साहब को लगता है ना कि पुलिस वाले ने मुझे बताया कि तुम्हारे कत्ल का प्लान। सेकंड टू सेकंड और नैनो सेकंड्स की फुटेज मौजूद है इमरान खान की। क्या कोई पुलिस वाला उनके करीब आया भी जिसने उनको बताया भी क्या आपको कत्ल की साजिश की है? वैसे कि घर मिला हो जाके खुफिया तौर? नहीं, घर में तो बुशरा बीबी अकेली होती है, उनको छोड़ दें। वो तो जब कोर्ट में जाते हैं तो बुशरा बीबी अकेली होती हैं, उन्हें कोर्ट में बताइए बात।
मैं तो नहीं बता रहा। नहीं तो वो सर पे उन्होंने क्या पहना हुआ था? वो सर में वो क्या था अमर भाई, वो तो बताएं जरा। पता साहिब नहीं साहब, ये तो आपसे चीजें पूछनी टॉप चाहिए। शॉप था कोई। नहीं नहीं, वो मैं तो बिल्कुल, लेकिन मैं अमर भाई से पूछा, ये बड़े वजाहत से बता रहे हैं चीज़ों को, वो क्या था? वो सलमानी टोपी थी जी, और वो छुपकर जो उन्होंने बड़ी कहा वो कोई सलमानी टोपी के मुख्तलिफ अंदर नौइयत की सलमानी टोपी। सलमानी टोपी थी, जिसमें उनका ख्याल ये था, उनको किसी ने बताया था कि ये पहन लो तो आप किसी को नजर नहीं आओगे, तो कातल आप तक नहीं पहुंच। नहीं, ये सारी कहानियाँ, सारे ड्रामे, सारी चीज़ें जो हैं, ये किसी बीमारी का शाखसाना हो सकती है। लिहाजा इनका सबसे पहले जो है मेडिकल कराया जाए, जो आपकी जुबान में कहा जाता है, मुलाजा कराया जाए, मुलाजा या मेडिकल कराया जाए, उसके बाद फैसला किया जाए। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या प्रोटोकॉल होता है जब इस तरह की इंक्वायरीज होती हैं साई साहब? तो वाकई आमिर भाई की जो डिमांड है, जो कह रहे होना चाहिए, इसका हिस्सा है एसओपीस का? ना ये देखें ना कितने संगीन इल्जामात हैं पुलिस अफसरान पे, सीएम साहब पे, और पता नहीं किस किस पे। मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा रह नहीं गया फौज जिसको सब पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सब पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मेरी कत्ल की साजिश की जा रही है पाकिस्तानियों, मैं ना भी रहा तो आपने इसी तरह चलते रहना। इसका मतलब है कि इसी तरह इसी विजन पे चलेंगे तो फिर रोज़ कोई ना कोई हर शहर में नो गो एरिया बन जाएगा। तो सीएम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ये ट्वीट किया और कल ये बाकायदा तौर पे कहा कि इस पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और तमाम पहलुओं को देखेंगे, फिर इनसे पूछेंगे कि आपको बताइए किस बंदे ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। उसमें सारे अदारों के लोग होंगे सही। उसमें फिर खान साहब से ही पूछा जाएगा कि आप इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो आप बताएं ना कि आपके पास क्या प्रूफ है, कोई ना कोई सबूत तो होगा जिसकी बुनियाद पे आप किसी पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं कहूँ कि अमर भाई ने मेरी गाड़ी बार चोरी कर ली, कोई ना कोई मेरे पास चीज़ होगी तो मैं इस बात का इल्ज़ाम लगाऊंगा ना। तो खान साहब ने जिस तरह की पिछले 2-3 दिन से बयानबाजी की है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें कुछ भी अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा हादसा या सानहा रूनमा हो, कोई भी ऐसी बात हो तो डायरेक्टली आप लोगों को पहले ही नॉमिनेट कर रहे हैं। तो अगर उसकी कोई बुनियाद है तो उसका ज़रूर आवाम तक ये बातें सामने आनी चाहिए। अगर बेबुनियाद हैं तो फिर भी खान साहब को आइंदा थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए कि हर बंदे को आप नॉमिनेट करते जा रहे हैं। लोग किस तरह सर्व करेंगे, पुलिस अफसरान किस तरह काम करेंगे, दीगर अदारे किस तरह काम करेंगे। सीएम साहब को आप हर रोज़ कहते हैं कि आप ये इस तरह मेरे खिलाफ चीज़ें घड़ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इंक्वायरी कमीशन बनेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें जुडिशल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। मोहम्मद खान भट्टी वाले किरदार अलग करके तो फिर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मोहम्मद खान भट्टी कल आज़ाद हुए, फिर पकड़े गए, फिर वो कुछ समोसे और पैटीज रख के सामने। फिलहाल हाईकोर्ट ने नैब को कल तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। आमिर भाई सही किया वैसे, इस तरह से तो गिरफ्तार नहीं इनको होना चाहिए बिना सबूत के। नैब पे तो कानून के मैं वैसे ही उसके खिलाफ हूँ। मुल्की कानून मौजूद है, नैब वाले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नून लीग के लिए करते थे या पीटीआई के लिए करते हैं। मुझे यह अदारा इसलिए भी पसंद नहीं है कि इस पर एक ऐसा शख्स भी सवार रहा जिसने ख़वातीन को भी ब्लैकमेल किया, ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ गई उसकी, और उसने इसको इस हद तक मलाइन कर दिया है कि अब कोई सही काम भी करेगा तो उस पर उंगली उठेगी या उस पर कहा जाएगा कि ये शायद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। तो नैब जैसे इदारे के लिए हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए। जब एंटी करप्शन मौजूद है जो तहकीकात कर सकती है, आपके पास FIA है, आपके पास बाकी एजेंसीज हैं, वो तहकीकात करें और जिस पर सबूत साबित हो जाए उसको गिरफ्तार करें और उसको फिर करार वाकई सजा दिलवाएं। ये नैब जैसे इदारे जो हैं ये माशाल्लाह की पैदावार हैं ये इदारे, और ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के काम आते हैं। और परवेज़ लाई जैसे जो लोग हैं जिनकी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि अब मोहम्मद खान भट्टी के ज़रिए सामने आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने जुडिशरी को भी मलाइन किया या करने की कोशिश की, अभी भी वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिन जजेस को वो नाम ले रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हो सकता है मोहम्मद खान भट्टी को ये टास्क दिया हो कि आप जुडिशरी को इस तरह से बदनाम करो। हम ये कहेंगे कि ज़बरदस्ती बयान लिया गया है और जिन्होंने ये बयान लिया है जुडिशरी उनके खिलाफ। बिल्कुल आपने सही कहा। सब ये अब तो ये एक साजिश भी हो सकती है, तो इसकी मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो जजेस के नाम आए हैं मैं वॉलंटरीली उनसे कहता हूँ कि वो अब किसी PTI के केस को ना सुने बिल्कुल जब तक मोहम्मद खान भट्टी वाला जो ये मामला है ये क्लियर नहीं होता। दूध का दूध और पानी का पानी जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इम्पार्शल हो जाए इस मामले से और कोई ऐसा बेंच ना बनाया जाए जिनमें इन जजेस को शामिल किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी एक दफ़ा हो जाए। हमारे जजेस जो हैं वो
इंसाफ पर मबनी फैसले करते हैं, ये साबित हो जाए उसके बाद वो जो मर्जी बेंच पर बिल्कुल आपने सही कहा। हमने दूसरी खबर की तरफ आना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सब्जियां उगाई जाएंगी। शहर में रूफटॉप गार्डनिंग लाजमी करार दी गई है। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें लाजमी करार दी गई थी। अब मेरा कंसर्न ये अच्छी चीज़ है, महंगाई इतनी, अगर आप ये करेंगे तो साफ़ सुथरी सब्जियां आपको खुद भी मिल जाएंगी, लेकिन इतना टाइम आमिर भाई कैसे कौन निकालेगा? आपने मुझसे पूछा सवाल ना? बिल्कुल आपसे। तो ये एलडीए अपना काम करे तो ये रूफ गार्डनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात ये एलडीए इंतहाई जिसको कहते हैं, मैं अब इसमें क्या अहमकों की एक जन्नत है। अच्छे अहमक हैं, लोगों को दो हाथों लूट रहे हैं, जितना मर्जी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कोई अकल और काम की बात इनके दो हाथों लूट रहे हैं लोगों को, आप अहमक कह रहे हैं। एलडीए से बेहतर था कारपोरेशन का दौर, जिसमें जितनी सोसाइटीज बनी उन सोसाइटीज के अंदर डूंगी ग्राउंड्स बनाई गई जिनमें पानी जमा होता था। वहां पे ग्रीन बेल्ट को रोड से नीचे रखा गया ताकि उनमें पानी जाए और वो पानी जो है वो सीपेज के जरिए जमीन के अंदर जो पानी है उसको फ्रेश वाटर मिले। ये जब से आए हैं पीएचए और एलडीए, इन्होंने आर्टिफिशियल अंग्रेजी कोई पौधे लिए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं वो, ना उन पे परिंदा घोंसला बनाता है ना इससे ऊपर जाते ही नहीं। अच्छा, वो कुछ ऊपर भी नहीं जाते हैं सही साहब, और सारा साल सब्ज रहते नहीं। मुझे बताएं उसका क्या फायदा? ना उसमें फल है ना फूल है। बिल्कुल ऐसे ही, उसका फायदा ही कोई नहीं। अच्छा, आप अगर नीम का दरख्त लगा दें, लेट्स से हमारा अपना दरख्त है ना, नीम लगा दें, सर्दियों में उस पर एक पत्ता नहीं होता क्योंकि सर्दियों में आपको धूप चाहिए होती है, और गर्मियों में उसके नीचे जो छांव है वो आपकी सेहत के लिए कितनी बेहतरीन है। लेकिन ये क्या लगाएंगे, ये उल्टा शौक, ये हिंदू नाम का कोई पौधा है, ये पता नहीं कहाँ से एलडीए भाई सब्जियों की बात हो रही है आपकी, मुझे नहीं यार सब्जियों की नहीं, ये रूफ गार्डनिंग की बात करते हैं, मुझे गुस्सा आता है। मुझे उस दिन चेयरमैन एलडीए आए हुए, ये बात की आमिर भाई देखें, सब्जियां ऊपर कुछ छत पे उगाएगा, एक तो पैसे बचेंगे, दूसरा साफ सुथरा पानी उसको लगेगा, मैं तो कह रही हूं, लेकिन सेहत के लिए टाइम टेकिंग काम है। आप जो सब्जियां शहर के गिरदोनवा में उगाई जा रही हैं, उनको जो पानी दिया जाता है वो आपको पता है कितना गंदा पानी है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, किन किन फैक्ट्रियों के वो पानी है। अच्छा, वो सारे खा रहे हैं वो सरकारी इदारों ने करना है। भाई आपकी बात मैं नहीं करता हूं। एक तो बात सुने, एक स्मोक है इतनी, कोई छत पे हो सकता है कोई पौधे ऐसे लग जाए, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए, घर के माहौल में बेहतरी आ जाएगी, घर वैसे खूबसूरत। आपको रूफ गार्डनिंग के लिए लाखों रुपया चाहिए साई साहब, ये क्यों नहीं समझ ये आपने उसकी जो वाटर प्रूफिंग करानी, देखिए मैंने एस्टिमेट लगवाया था, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेरी छत के ऊपर जो है वो एक लॉन बनवाए। हो सकता है एलडीए मुसलसल लोगों के घरों की दीवारों में पानी आ जाए, नहीं है ना, हो सकता है एलडीए फैसिलिटेट कर रहा है, सही सब जरूर कर रहा है, एलडीए फैसिलिटेट कर रहा है कि कब्रिस्तान की जगह आप कब्जा करें, मकान बनाए, प्लाजा बनाए, रोड की जगह है उस पर आप मकान बनाए, प्लाजा बनाए, एलडीए आपको इतना फैसिलिटेट करेगा। कब्रिस्तान को कमर्शियल जगह बना रहा है और क्या आपके ग्रीन एरिया को खत्म करके सोसाइटीज बना दी गई और एलडीए उसको उसमें ऐसे ही है, सहूलत कार है, और एलडीए फैसिलिटेट करता है। आप घरों के बाहर ग्रीन बेल्ट देखें ना, एलडीए कहां फैसिलिटेट करता है? ऐसे ही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा भाई, फायदा तो है। खैर ये तो भाई मुझे एक वैसे मुज़ाहिका ना जानबूझ के इस तरह के सवाल करती है कि हमारे भाई को गुस्सा है, बात इधर से वहां चली जाती है। मैं सही साहब इसको इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, कैसी चीज लगती है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट। अच्छा जी, बड़ा सीरियस टॉपिक है, शहर में कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर से हमें खौफनाक दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ लोग एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे किसी भी पब्लिक प्लेस पे। साई साहब आपने देखा किसी को? ना, जब ये कोविड शुरू हुआ था तो हम तब नहीं डरते थे, अब तो हमने भुगत लिया, अब तो किसी बंदे को फील ही नहीं होता, हमें तो ये लगता है बिल्कुल सादा सा बुखार है। और पिछले दिनों एक लेटर भी जारी हुआ है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो वो मास्क इस्तेमाल करें। तो आपने देखा किसी जगह पे किसी बंदे को मास्क लग जाता है? बिल्कुल नहीं। वो तो हम तो बिल्कुल चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका नुकसान हो रहा है, हम कहते हैं कोई बात नहीं। तो कोई यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझते। आमिर भाई, अल्टीमेटली अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है, एक मास्क आपने पहनना है, और वो भी चलिए आप अगर रश वाली जगह पे जा रहे हैं तब तो खुदारा पहन। मेरे मोहल्ले में ना एक मेडिकल स्टोर है, उसके बाहर लिख के लगाया हुआ है कि मास्क वाला और हेलमेट वाला अंदर ना आए। अच्छा, इसकी क्या वजह? डकैती 3 दफा डकैती हुई है बेचारे की, मास्क पहने ही आए। अब उसने उस दिन मास्क बेच रहा था, मैं अपनी मेडिसिन लेने गया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तूने बाहर लिख के लगाया है मास्क पहन के अंदर ना हो, तो मास्क बेच भी रहे हो। कहता ये मुझसे खरीद रहा है, ये अगली दुकान पे जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा।
नहीं खैर ये खासा संजीदा मामला है, इसके लिए आप लोगों को जो है पहली एक्टिव डेथ होना भी एक कल बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो लाजमी जो है इस चीज़ का आप ख्याल रखें। मुझे जी इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, वक्त ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच साई साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो आज 23 मार्च है और हमने 23 मार्च की अहमियत और क्या वक्त गुजरने के साथ साथ हम अहमियत को बढ़ता देख रहे हैं, कम होता देख रहे हैं। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में आज के दिन की अहमियत क्या है, आज के दिन को समझना कितना ज़रूरी है, आज के दिन के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे हमने गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर अक्सा शबीर साहिबा ने ज्वाइन किया, एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, और तारीख दान हैं जी इकबाल चावला साहब। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अक्सा साहिबा आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मौजूदा मुल्की हालात, 23 मार्च की अहमियत कैसी देखती हैं? जी, आज के दिन की अहमियत मौजूदा सूरत हाल में तो पहले से भी बहुत ज़्यादा है। हमें बने आज 75 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुल्क आज भी बहुत सारे, इस खैर एक नाउमीदी की मैं इमेज नहीं देना चाहूँगी, इस सारे अरसे में बहुत सारे गेम्स भी हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, मगर उसके बावजूद आज के इस वक्त में बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें दरपेश हैं, जिन्हें के हैंडल करने, टैकल करने की बहुत ज़रूरत है। और इस दिन को, जो कि इस साल और भी ज़्यादा खसूसी इसलिए है क्योंकि आज ये पहली रमज़ान के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है, जिसकी खसूसियत से और भी मुबारक हो गया है। इस दिन को सेलिब्रेट करना, रिकग्नाइज़ करना, स्पेशली अपनी यंगर जनरेशन को इसकी अहमियत बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसकी अहमियत, इस दिन तक आने की स्ट्रगल को समझेंगे तो ही हम मज़ीद आगे तरक्की कर सकेंगे। आज हम, चूँकि मैं एक उस्ताद हूँ और उसके से मैं बहुत सारी यंगर जनरेशन से, स्पेशली फ़ीमेल यंगर जनरेशन से, चूँकि मैं लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से हूँ, जो कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी है। हमारे पास 19,000 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी इस पोजीशन की वजह से आई गेट टू इंटरैक्ट और उनके साथ मैं डील करती हूँ। तो हम आज स्टूडेंट को, यंगर जनरेशन को, मेरे अपने बच्चे हैं, उन्हें हम ये कहते हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए, आगे जाने के लिए ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। ख्वाब देखना और उसको फिर उस पर डट जाना, अपने दिन रात उस ख्वाब को पूरा करने में लगा देना। तो ये 23 मार्च हमें सबसे ज़्यादा इस बात का सबक देता है कि ये इस दिन हमारे बुज़ुर्गों ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा, और फिर उसके बाद एक 7 साल मज़ीद लगे। इससे पहले भी अरसा था, लेकिन इसके बाद एक मज़ीद 7 साल लगे, जिसमें उनकी दिन रात की कोशिश से, मेहनत से उन्होंने ये ख्वाब अचीव किया। और आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हमारी जो शनाख्त है, जो अहमियत है, जो हम एक आज़ादी की सांस ले रहे हैं, वो उनकी उसी मेहनत और उस ख्वाब को पूरा करने की जो उनकी एक एबिलिटी थी, उसके ही नतीजे में। और बिलाशुबा एक अनथक मेहनत थी इस ख्वाब की ताबीर तक जाना। तो चावला साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूँगी, ख्वाब की ताबीर हमें मिल गई, हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम उस दिन की अहमियत को उस तरह से नहीं मेरे ख्याल से जान पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सबको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। मैं ये समझता हूँ कि 23 मार्च 1940 हमें याद दिलाता है कि उस वक़्त तक हिंदुस्तान में हम कम्युनिटी तो थे, कौम नहीं बने थे। और उस करारदाद लाहौर ने, कायद आज़म की वलवला अंगेज़ तकरीर ने, उनके थॉट्स ने, उनके एक्शन जो 7 साल में उन्होंने लिए, हमें कौम में कन्वर्ट किया। और वो कौम जब बनी तो एक इंतहाई मुश्किल एक जो टारगेट था, टास्क था, एक कतई ज़मीन लेना, एक अलहदा मुल्क लेना मुसलमानान हिंद के लिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, मुस्लिम अक्सरियत मुल्क लेना, और उसके लिए हिंदुस्तान के जो कम्युनिटी थी उसको कौम में, नेशन में बदलना, ये बड़ा मुश्किल काम था। और कायद आज़म की करिज़मेटिक पर्सनालिटी के वजह से हुआ, और वो जब हमने हासिल कर लिया 47 में, तो मैं ये समझता हूँ कि हम बेहतरीन कौम बनकर उभरे थे। और आज जो हम ये महसूस कर रहे हैं कि इतने साल गुजरने के बाद 83 ईयर्स हो गए, रेजोल्यूशन को पास हो गए, कि वो जो
कौमियत का जो तसव्वुर था, जो कुव्वत थी, वो बतदरीज कम होती जा रही है। हम इंडिविजुअली बेस्ट हैं, कलेक्टिवली हम ऐसा लगता है जैसे हम बिखरे हुए हैं, क्राउड हैं, हम तमाशाई हैं। तो हमें ये जो आज का जो दिन है, हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है और उस रोज़ के वाक़यात को जानना ज़रूरी है कि हम कैसे एक कौम में बदले और क्यों बदले। हमारे जो बहुत ही आला मकासद थे, वो हम मकासद, जैसे हमारी कुलीग ने बताया, वो मकासद हासिल करने में ज़ाहिर ऐसे लगता है में बड़ी मुश्किलात आई हैं। उसके ज़ाहिर है रोज़ाना अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, अब वो भी ज़वाल पज़ीर होता जा रहा है। एक वक्त में बरतानिया कहते तो सूरज ही ग़ुरूब नहीं होता, वो भी ज़वाल पज़ीर होती हैं अक़वाम की, ममालिक को भी चैलेंजेस आता है, मगर उसके साथ साथ असबाब भी पैदा होते हैं। चैलेंजेस आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो हमें उन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि कहाँ पर हमसे सियासत में गलती हुई, मईशत में गलती हुई, माशरे में गलती हुई। हम देखते हैं कि माशरा जो है वो पोलराइजेशन का शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? हमें उस्ताज़ा को, जैसे इन्होंने कहा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को ज़ाहिर है रिटायर हुआ हूँ तो रिप्रेजेंट करता हूँ, हम उस्ताज़ा का बड़ा रोल है इसमें, ख़वातीन हज़रात का सबका रोल है। बिलाशुबा आपने बिल्कुल सही कहा। सो हमने अपने नौजवानों को एक मेरे ख्याल से रूप फूकने की ज़रूरत है, दोबारा से उस तरफ लेके आने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के लिए अब आपने कुछ करना है, इसको संभालना है। क्या कर सकते हैं? हमारे नौजवानों में जी बहुत जज्बा है, बहुत टैलेंट है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमें सिर्फ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि हमें उस टैलेंट को, उस जज्बे को हमें एज उस्ताद, हमें एज एक गवर्नमेंट लेवल पे, वालदैन की पोजीशन में, सोसाइटल लेवल पे उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, उन्हें सही सिमत दिखाने की ज़रूरत है, ताकि उनकी वो जो एनर्जी उनके अंदर है वो उसे प्रोडक्टिव कामों की तरफ इन्वेस्ट कर सके। इससे ज़्यादा मैं एक और चीज़ जो ऐड करती चलूँ वो ये कि हमारी एक आबादी का एक सिग्निफिकेंट जो हिस्सा है वो ख़वातीन है, और पिछले इन 75 ईयर्स में हमने बहुत सारी तरक्की की, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन जहाँ अभी भी मौजूद है और जिसमें अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो मज़ीद हम बहुत तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। वो है ख़वातीन को अगर हम उनकी एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी एम्पावरमेंट, उनकी तालीम, उनके तमाम पहलुओं पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा गौर करें। एक इसमें और मैं बात ऐड करूँ कि आज भी इतने सालों बाद अगर हम देखें तो ख़वातीन लीडरशिप के रोल में बहुत कम दिखाई देती हैं। क्या वो एक, अगर आप सियासी पस मंज़र देख लें, नॉमिनेटेड सीट्स के अलावा अगर आप एक जनरल सूरत हाल देखें तो आपको उसमें ख़वातीन की रेशो बहुत नज़र आती है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप देख लें कि ख़वातीन बहैसियत टीचर बहुत हैं, लेकिन लीडरशिप पोजीशन पे आपको बहुत कम दिखाई देती हैं। इवन मैं कहूँगी मेडिकल फील्ड में आपको फीमेल डॉक्टर बहुत दिखाई देती हैं, लेकिन लीडरशिप पोजीशन वहाँ भी देखें तो मर्दों ने उस लैंडस्केप को ज़्यादा लिया हुआ है। ऐसे नहीं कि मैं 23 मार्च वाले दिन को मर्दों के ख़िलाफ़ किसी मुहिम का आगाज़ कर रही हूँ या मर्दों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक जेंडर बैलेंस में आए, हम ख़वातीन को लीडरशिप पोजीशन में, ख़वातीन को एक एम्पावर्ड रोल दें। और अगैन आपने जिस तरह यूथ की बात की, यूथ बल्ज में भी एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन है फीमेल की, तो अगर हम फीमेल की एम्पावरमेंट पे आगे आने वाले सालों में फोकस करें तो हम इस तरक्की को और अपने इन एम्स को ज़्यादा जल्दी अचीव। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, तारीख का हिस्सा ये दिन बनते चले जा रहे हैं। हम बजाय इसके कि इनकी अहमियत को मज़ीद आगे लेके चलें, हमें किन किन उसूलों की ज़रूरत है कि हम तारीख़ का हिस्सा तो बनने दें लेकिन इसको महफूज तरीके से रखें और आगे भी अपनी आने वाली नस्लों को ये पैगाम दें कि भाई ये दिन अहम है और इसके बारे में जानना है, मुल्क को संभालना है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मुश्किल है इसका जवाब देना, मगर मेरी कुलीग ने बहुत अच्छी मदद कर दी है फ़ीमेल के हवाले से। देखिए, अगर हम फ़ीमेल को आज देखते हैं, आज के माशरे में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, इस्लामी मुल्क में देखते हैं, तो शायद लास्ट 20 ईयर्स जब से मुशर्रफ साहब आए, इनलाइटमेंट मॉडरेशन आई, उसके बाद जो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स और फिर अब जेंडर स्टडीज़ वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आज हमारी बच्चियाँ बासानी यूनिवर्सिटियों में आ रही हैं, कॉलेजेस में आ रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब्स ले रही हैं और हर जगह पर बड़ा प्रोमिनेंट रोल अदा कर रही हैं मेरिट पे। यानी हमारी ही यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जब मैं आया तो बामुश्किल 15%
फीमेल उसाजा थी और इसी तरह 20% बच्चियाँ हुआ करती थी। अब 80%, 70 to 80% है और वो मेरिट पे आई हुई हैं, मेरिट पे ही उसाजा बनी है। ये तो मेरी आंखों देखा। आज फील्ड में मैं ये यकीनन कह सकता हूँ बच्चियाँ मेरिट पर आ रही हैं, बाकी उनको एंटरप्रेन्योरशिप का भी मौका है और वो लीडर्स भी बन रही हैं। आई एम श्योर विद इन फ्यू ईयर्स वो लीडरशिप रोल अदा कर रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर देखना ये पड़ेगा जब हम माजी में जाते हैं कि देखिए फातिमा जिन्ना वो डेंटल डॉक्टर हैं और वो डॉक्टरी छोड़कर एक कॉज के पीछे लग गए और अपने भाई का साथ दिया और तभी मुमकिन हुआ पाकिस्तान बनाने। उन्होंने फिर फीमेल को जिस तरह मोबिलाइज किया, फिर बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत को दे दो, तो वो जो बुर्का पोश उस वक़्त जब हिंदुस्तान में ही हिंदू भी बुर्का पोशी हुआ करती थी, पर्दा लिया करती थी और सिख भी इसी तरह, उस वक़्त वो उनका आना, तो ये लोग वो हैं रोल मॉडल हैं हमारे लिए। फीमेल जिन्होंने पाकिस्तान में अभी देखिए 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी फीमेल गई। अच्छा, इसके साथ साथ यूथ का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आप ये देख लीजिए, एक मोहतरमा फातिमा थी जिन्होंने झंडा यहाँ पर लटकाया आपके सेक्रेटेरिएट में जी। तो ये ख़वातीन के साथ यूथ का भी रोल, जो अभी 55% तो कहते हैं फीमेल आ रही हैं, यूथ जो है 60 to 70% है। यूथ ही किसी कौम का सरमाया हुआ करते हैं। तो देखिए हम माजी से जो सबक आपने बात की ना, अब करारदाद लाहौर पास हो रहा है, मीनार पाकिस्तान, लाहौर की आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब और उस वक्त तकरीबन इतने ही लोग मजमे मौजूद, गोया पूरे हिंदुस्तान से लोग आए और किन मुसीबतों से गुजर कर आए। उन दिनों जहाज़ वगैरह तो होते नहीं थे, रेलवे स्टेशन, बसेस भी बहुत कम और पैदल सफ़र, किस तरह और ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं ये समझता हूँ उनकी हिम्मत देखें, उनका जोश देखें, उनका जज्बा देखें और होश देखें। उनको पता है कि ये इस करारदाद की जिना के इस जो कदम उठा रहा है इसकी अहमियत क्या है। तो हमें इनको असल में आज के बच्चों को ये चीज़ें उन्हें बताना है, समझाना है। जैसे मैं ये देखता हूँ कि यूथ में जो बहुत ज़्यादा इसका देखना, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो हुआ है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनके ज़ाहिर है मैं समझता हूँ, जैसे उन्होंने कहा माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी है, उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी है, मगर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उन बच्चों को मुआवजा करना है उस दौर के बच्चों से। आज की ख़वातीन को मुआवजा करना उस खातून से जिसको इतने चैलेंजेस थे, जिनको इतना ज़्यादा उनके हवाले से लोग बाइस थे। बिल्कुल सही आपने कहा। आज तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होना भी मेरे ख्याल से सिलेक्शन आपके लिए मसला बन जाती है। राइट ट्रैक का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। क्या रोल होता है उसमें उस्ताज़ा का? जी, उसमें उस्ताज़ा का रोल बहुत क्रूशल, और उस्ताज़ा के साथ साथ मैं जो अगली चीज़ कहूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज जो एक कहने के एक एडवांटेजेस भी हैं, आपके पास इतनी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है उसके, और उसके कुछ नुकसानात भी हैं, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि उस्तादों के रोल, यूनिवर्सिटीज़ और दरसगाहों के रोल, वालिदैन के रोल, सोसाइटी के रोल के अलावा बहुत सारे बच्चे जो मिसगाइड होते हैं या वो गलत सिमत से ज़्यादा अपना बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। उसके पीछे बहुत सारा किरदार, ये जो एक ईज़ ऑफ एक्सेस है टू सोशल मीडिया, टू डिजिटल इंफॉर्मेशन, इसका भी एक बहुत रोल है। और इसके लिए आज हमारा यूथ इतनी मैं कहूँगी, अगर मैं कंपेयर करूँ अब से कुछ साल पहले, तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है और वो इतने समझदार हैं कि ये मैं उन्हीं को ही एक ताकीद करूँगी कि वो अपने लिए एक इन सब इन्फॉर्मेशन की मौजूदगी में इतने समझदार होते हुए अपना ये बहुत कीमती वक्त ज़ाया ना करें और अपने लिए एक सही सिमत का सिलेक्शन करें, और फिर उसमें मज़ीद उनको सही सिमत में गाइड करने के लिए टीचर्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, वालिदैन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन मीडिया भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। आज आपके ही फॉर इंस्टेंस इस प्रोग्राम के हवाले से हम 23 मार्च की क्या अहमियत है उससे हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को एक उजागर कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये ऐसे ही आसानी से हम आज यहाँ तक नहीं पहुँचे, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, और आज हम जहाँ हैं हमें इसकी हर दिन, हर मोमेंट इसकी वैल्यू और इसकी कदर करने की ज़रूरत है। और पीछे ये कि ना, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि जहाँ पे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आज हमारे मुल्क में एक मौशी
कह लें इंस्टेबिलिटी है या एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इसके साथ ही यहीं पे ही हमेशा एक तरक्की के मौके मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम बात करें ये मुल्क की मुआशी हालात, मुल्क की सियासी हालात कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ नौजवानों पर ही बात रखेंगे, बेचारे नौजवान क्या कर लेंगे? अगर जो लोग मुल्क को लेके चल रहे हैं वही मुल्क के साथ ये सब करे जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे हमारे नौजवान? फिर वही ये सारा आपका जो सवाल है, मुश्किल है जवाब देना, मगर बड़ा आसान भी है। आप देखिए 1688 में इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आया, उसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, तसलसल से पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है और उनके अंदर ऑटोमेटिकली सस्टेनेबिलिटी है, चेंजेस आते रहे, इम्प्रूवमेंट आते रहे, इकोनॉमिक उनके आइडियाज़ जनरेट होते रहे। जितने बड़े बड़े फिलासफर, हिस्टोरियन और इकोनॉमिक थ्योरिस्ट वो इंग्लैंड में पैदा हुए। इसी तरह अमेरिका में 1783 में और फिर इनकलाब आया उनका, वो इनकलाब कहलाते। उसके बाद आज तक उनके यहाँ कोई बगावत नहीं हुई, कोई बड़ा, वो इतनी बड़ी दुनिया बन गई। इंडिया ले लीजिए, साथ ही पड़ोस में हमारे यहाँ, उनके यहाँ भी तसलसल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक पेस के साथ चल रही है। हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि जैसी गवर्नमेंट बदलती है वो अपनी सारा जो प्रोग्राम है, फलाही प्रोग्राम है, माशी प्रोग्राम है, सियासी प्रोग्राम है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसीज ही बदल देती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये मैं जो अब आपने मुझे दोबारा मौका दे दिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ हम इंडिविजुअल्स हैं, हम बहसियत कौम नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि यार जब हम पॉलिसी बना रहे हैं तो ये पार्टी स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, मुल्क की खातिर हमारा काम होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ सियासी और माशी अगर ये स्टेबिलिटी आ जाए तो हमारा मुल्क दोबारा तरक्की कर सकता है और दोबारा सही कदम डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैसेज क्या होगा आज जी? मैसेज इससे ये होगा कि यूथ के लिए, जी ख़वातीन के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए 23 मार्च की ही अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके चलें तो जैसे सबसे पहले जी कुछ भी हासिल करने के लिए ख्वाब देखें, फिर उस ख्वाब पे यकीन रखें और उसकी परसूट में मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ ख्वाब देख के भी आपकी मंजिल हासिल नहीं होती। ख्वाब देखने के बाद उस डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है और फिर मेहनत में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आप बहुत दफ़ा गिरते हैं, मगर आपने परसरवेरेंस का काम लेते हुए मेहनत करते रहना है और इंशाल्लाह जी आप कामयाब हो। इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहिए चावला? मैं तो मैसेज क्या गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे सभी लोग, बच्चों से लेकर मेरी जैसी एज जैसे सारे लोगों का फ़र्ज़ है पे बैक करने का। हमें हमारे मुल्क ने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत हमें तालीम दी है, शऊर दिया, मौके दिए, तभी हम इतनी तरक्की कर पाए हैं। मैं तो समझता हूँ 47 में हम कहाँ खड़े थे, कहाँ बिजली का, कितने बिजली यूनिट थे, कितनी सनतें थे, 37 थी और आज देख ले हज़ारों की तादाद में हम कितने बड़े, हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी, 2 यूनिवर्सिटियाँ थी सिर्फ, अब सैकड़ों की तादाद में यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस देख लें। तो गोया अब हमें तालिब इल्म है तो तालीम पे तवज्जो देनी है, टीचर है तो टीचिंग पे तवज्जो देनी है, सियासतदान है तो अमल पे हमें तवज्जो देनी है। तो हमें हर एक को अपने फ़राइज़ पर तवज्जो देनी है। और दूसरे ये कि ये जो नुक्ता चीनी है ना, वो करेगा तो मैं करूँगा, नहीं मैं करूँगा तो वो भी करेगा, इस पर हमें देखना पड़ेगा। तुझे क्या पढ़ाई पड़ी, अपनी निबेड़ तू, मैं इस पे समझता हूँ कि हमें देखना बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ज़ेरे तमाम आप सभी लोग जानते हैं फुटबॉल मैच हो रहा है और आज फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले हैं। सो तमाम टीमों को पहले तो गुड लक बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छा जो है मैच चल रहा है। सो जहाँ पर हम लोगों में एक जज्बा वलवला देख रहे हैं, वहीं पर हमें एक्टिव बड़े लोग नज़र आ रहे हैं जो एक्टिवली प्ले कर रहे हैं। हमारी अपनी टीम बड़ा एक्टिवली इसमें पार्ट करी है। सो आज पहला सेमीफाइनल होगा प्रोडक्शन टाइगर्स और रिकवरी वॉरियर्स का। दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है यूके राइटर्स और डिजिटल मीडिया का। वुमेन टीमों में मैं आपको बताती चलूँ हाई हील्स और साइलेंट किलर्स जो हैं
आज मद्दे मुकाबिल होंगे। सो एक टीम का मैं भी हिस्सा हूँ। गुड लक बोलेंगे हम तमाम टीमों को, क्योंकि जीत किसी की भी हो, ये जीत जो है असल में आपके अपनी होती है, आपके अपने इदारे की होती है, आप सब लोगों की होती है। सो इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अब जो सब चीज़ें मैनेजमेंट के लोग हैं बिलाशुबा वो यहाँ पर जो हैं वो थैंक यू के भी मुस्तहिक हैं, जो कि हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करते हैं। सो हम चलते हैं आज के मेहमान की तरफ। मियां रिजवान अली साहब ने ज्वाइन किया है, सदर मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी है, जिनकी वजह से हमारा ये तमाम जो सिलसिला है चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन कि इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी आप हमारे लिए अरेंज कर देते हैं। सो कैसा देखते हैं मुकाबला टीमों में? देखिए ये जो मैचेस हुए हैं तो 4 साल कोरोना के बाद हुए हैं, 4 साल तकरीबन हो गए इसको ना। लेकिन इस बार जो मैंने देखा ना इतने टफ मुकाबले हुए हैं, बड़े क्लोज मुकाबले हुए हैं और हर एक की कोशिश होती है कि हम मैच विन करें, क्योंकि जो प्राइस है ना इस बार प्राइस डबल भी हो गया है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये कोरोना की वजह से जो गैप आ गया था ना, वो इस मैचों में मैंने देखा है कि हर आदमी, हर प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, और सब लोग एफर्ट जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे मेरे ख्याल से मियां रिजवान साहब बड़ा एक्टिव रखते हैं आपको ये खेल। सो आपका तो हर रोज़ का काम है, स्टूडेंट्स को सिखा भी रहे हैं, टैलेंट माशाल्लाह सामने भी लेकर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी किस तरह से आपकी हेल्थ के लिए आप समझते हैं बेहतर है? अभी एक प्रोफेसर साहब आए थे हिस्ट्री के, मेरे से बात हो रही थी उनसे बैठ के। मैंने कहा जी एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स बड़ी अहम है। तो कहते वो कैसे? मैंने कहा देखें, स्पोर्ट्समैन जहाँ भी बैठेगा ना वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, लेकिन एजुकेशन वाला आदमी नीचे नहीं बैठेगा, वो सोचेगा यार मैं नीचे बैठे ना बैठूँ। लेकिन स्पोर्ट्स जो मैन है ना, जो स्पोर्ट्स खेलता रहा, उसके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कस करना हो, कहीं जाना हो, आना हो, बाय ट्रेन जाना हो, सफ़र करना हो, बाय बस जाना हो, इशू नहीं होता स्पोर्ट्समैन के लिए। लेकिन जो चीज़ें स्पोर्ट्स में पैदा होती है वो चीज़ एजुकेशन पैदा नहीं होती। तो उन्होंने मेरी बात में अगर किया, अगर आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब अगर हम अपने ही यहाँ पर बात कर ले, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की हर एज ग्रुप के लोग इसमें खेल रहे हैं। लड़कियां हैं, मतलब हमारे अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से देखें तो सब लोगों का जोश वलवला इक्वली है। बिल्कुल, अब ये फाइटिंग डिपार्टमेंट की भी आपस में शुरू हो गई है। हर डिपार्टमेंट कहता है मैं विन करूँ, मैं विन करूँ। अब देखना आज जो मैचेज हैं प्रोडक्शन का और दूसरा का, वो डेफिनेट जो प्रोडक्शन वाले हैं या उसके बाद रिकवरी वाले हैं, प्रोडक्शन सिटी 42 वाले हैं, रिकवरी बड़ा अहम डिपार्टमेंट है। इसमें ना जो डिपार्टमेंट बड़े अहम हो गए ना जी, एक दूसरे के बारे में कहते हम इसको विन करें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा होता है, आपस में लाइजोन मुकाबले टफ भी हुए हैं, रफ भी हुए हैं, ठीक है जी। और फुटबॉल ऐसी गेम है जिसमें जो है ना स्टेमिना होना चाहिए। लेकिन स्मॉल ग्राउंड थी, लेकिन मैनेज करके सारे जितने भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके प्लेयरों की, ज़्यादा मुझे खुशी हुई है फीमेल की। तो मैंने उनको बिल्कुल इन्वाइट किया है, मैंने रिक्वेस्ट भी की है सीओ साहब से कि जितनी भी आपकी फीमेल्स हैं इनके हम एक ट्रायल लेते हैं, उसमें एक बेस्ट टीम निकाल के उनको हम प्रॉपर जो भी लोकल टूर्नामेंट होते हैं या नेशनल टूर्नामेंट होती हैं फीमेल के, हम उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। जितनी भी मेरी डिस्कशन हुई है फीमेल के साथ सब बैक नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है, चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। सो यहाँ पर ख़वातीन भी हम देख रहे हैं आपके सामने, इस टाइम फुटेज भी चल रही है। आज के फाइनल मरहले में ख़वातीन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जैसे कि रिजवान साहब ने ये जो अपॉर्चुनिटी दी है मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। ग्राउंड की कंडीशन, बारिश भी हो सकती है, मैं कुछ इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बेचारे खिलाड़ी जो हैं परेशान भी नज़र आ रहे हैं। देखिए पिछले दिनों हमारे जो बच्चे हैं ना वो दुआ करती हैं कि वीकेंड को बारिश ना हो, और वाकई वीकेंड को बारिश नहीं होती, क्योंकि अगर बारिश हो जाए ना ऑफ हो जाता है, डेफिनेट पानी खड़ा हो जाता है। तो ये भी इन्हीं का हाल है, जो आपका स्टाफ है ये भी दुआ करते हैं कि आज किस तरीके से सेमीफाइनल फाइनल हो जाए, उसके बाद बारिश हो जाए, ये भी दुआ करती है। बिल्कुल, तो वो मैनेज कर लेते हैं, बारिश ना हुई हम मैनेज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं हमारे लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो मुझे ये बता दें, जैसे कि आपने कहा कि आप ऑफर भी कर रहे हैं कि टीमें अगर सीखना भी चाहें, उनमें से मुश्किल गेम है, आपके पास कोचेज मौजूद हैं, किस तरह से ट्रेन करते हैं आप? हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, वेटरन भी हमारे पास है। तो मेरे लोग इशू नहीं है, हमारे पास कोचेज भी हैं, लोकल कोचेज भी हैं, फॉरेन कोचेज भी हैं, फीमेल कोचेज हमारे पास हैं। तो मैं जो ओपन ऑफर करता हूँ, जो खेलना चाहता है हमारे पास आए, हम उनको टैलेंट प्लेयर होंगे वो उनके साथ कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। अच्छा रिजवान साहब, ये होता है कि सम टाइम पेरेंट्स सोचते हैं पढ़ाई का हर्ज होगा,
सो स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, टाइमिंग्स कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से सब चीज़ें होती हैं? एक तो हमारी टाइमिंग और शाम की होती है, उसमें एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, पहली बात तो ये है। क्योंकि मैं तो पेरेंट्स को ये कहूँगा कि 1 घंटे के लिए बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स करवाएं। अगर नहीं करवाएंगे तो बच्चे अपसेट रहेंगे, बच्चों का एजुकेशन में दिल नहीं लगेगा। फिर अगर 1 घंटे स्पोर्ट्स करके वो फ्रेश हो जाती हैं, मैं समझता हूँ अगर 2 घंटे में स्टडी करनी है ना, वहाँ 4 घंटे स्टडी करेंगे फिर वो। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसके लिए कोई एज ग्रुप की लिमिट भी है कि इस एज के बच्चे आ सकते हैं? हमारे पास जो शुरू होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल 3 या 2 ऑनवर्ड। इसमें फुटबॉल एक ऐसी गेम है या बड़ी गेम ऐसी है जिसमें एज लिमिट नहीं होती, जिसमें कोई भी एज आ जाए उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। उस हिसाब से हम टाइमिंग होती है, डेज होती है खिलाने के लिए। सही, रमज़ान में भी ये रमज़ान में भी हमारा हफ्ताले के बाद पूरा वीक होता है हमारा, उसमें हमारे कोई इशू नहीं है। सही, मुझे ये बता दीजिएगा अब तक जिन बच्चों को आपने सिखाया, कैसा टैलेंट आपने देखा, किस तरह से उन्होंने काम किया आगे जाके फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं बड़ी है माशाल्लाह। एक तो अभी हमारे बच्चे कनाडा भी खेल रहे हैं, दुबई भी खेल रहे हैं। अभी 2 वीक बिफोर एक ग्रुप आया था कोचेस का फ्रॉम दुबई से, फुटबॉल अकेडमी की दुबई से। उन्होंने ट्रायल लिए, हमने ट्रायल कराची भी करवाए हैं, इस्लामाबाद भी करवाए हैं, लाहौर भी करवाए हैं। उन्होंने 3 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं 2 ईयर के एग्रीमेंट के ऊपर। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अभी वो फैसिलिटीज़, वो इक्विपमेंट्स, वो ग्राउंड वो अभी नहीं है। और टैलेंट की कोई कमी पाकिस्तान में नहीं है, हर एज ग्रुप का हमारे पास टैलेंट है यहाँ। बस हमने पॉलिश करना है, ग्रूमिंग करनी है उनकी, ताकि वो भी इंटरेस्ट जाके मैचेस खेलें। सही। सो आपके अपने जिन स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं उनके लिए भी ऐसे टूर्नामेंट अरेंज होते हैं, उनमें से भी? बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट है ये वाला जी, जो सिर्फ सिटी 2 जो ग्रुप है ना वो ऑर्गेनाइज करता है। और बाकी चैनल भी हैं, लेकिन उनकी मर्जी, वो इतना उनको वो फैशन नहीं है, इतना शौक नहीं जितना हमारे सी साहब को है। तो ये तो मैं समझता हूँ एक फैमिली है, बिल्कुल एक तो मीडिया फैमिली है ना, एक फुटबॉल फैमिली बन गई है बोली। हर साल इवेंट होता है, तमाम हर कैटेगरी है। और इसमें मैं एक और चीज़ देखी, ये नहीं देखा ये मेरा ऑफिसर है, ये मेरा एम्प्लॉइज़ है, ये मेरा ये, इसमें मैंने ये चीज़ नहीं देखी। सब बराबर हैं फील्ड के अंदर, सब बराबर हैं। जाके लास्ट एक मैच हुआ, उसमें सी साहब की टीम थी और दूसरी टीम कैमरामैन वालों की थी, और उसमें सी साहब की टीम के प्लेयर कम हो गए। हमने कहा रूल के मुताबिक तो मैच होगा, डिले नहीं होगा। तो खैर मैच खेला, उन्होंने 5 प्लेयर सी साहब के थे और 7 प्लेयर दूसरे थे, लेकिन सी साहब की टीम जीत गई। तो कहने का मकसद ये है कि इनसाइड द ग्राउंड सब बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये सिलसिला यहाँ तक महदूद नहीं है, हमारे जितने चैनल्स हैं, जैसे कि सिटी 41 चैनल है, फैसलाबाद का रोही चैनल है, वहाँ से भी तमाम लोगों को जो है वो मदऊ किया गया है, उनके मैचेस भी हुए और फाइनल में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। सो गुड लक कहना चाहेंगे उन तमाम टीमों को जो कि आज के इस मरहले में पहुँची हैं। बिलाशुबा एक मेहनत भी है और इसके साथ साथ जज्बा भी है। सो मैसेज क्या होगा उन तमाम टीमों के लिए? कुछ आप वो दाव पेच सिखाना चाहेंगे कि फाइनल में ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने? देखिए, अगर मैं कुछ बताऊंगा वो कहते ये सब साथ दे रहे किसी का नहीं, मैं तो सब तमाम टीमों के लिए मशवरा। देखिए, तमाम टीमों का ये मशवरा जो सेमीफाइनल में आए हैं उनको चाहिए कि एक यूनिटी पैदा करें, डिसिप्लिन पैदा करें। हार जी पार्ट ऑफ द गेम है, कोई मसला नहीं है। अगर अच्छा खेलेंगे तो विन करेंगे, ठीक है जी। तो अच्छी टीमें हैं, सेमीफाइनल में 2-4 टीमें आई हैं, अच्छी टीमें हैं। टफ मुकाबला होगा, इजी मुकाबला ये नहीं है। देखें जी, सबसे बड़ी चीज़ है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन आपको ये चीज़ें सिखाती हैं, और मेरे ख्याल से इन चीज़ों का मकसद भी यही होता है कि हेल्दी एक्टिविटी के साथ साथ आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाए और आपके अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आ जाए। हार जीत को फेस करना है। मैंने पहले भी कहा कि हार जीत किसी की भी हो, ये हमारे अपने ऑफिस की टीमें हैं और एक अच्छा हेल्दी आपके लिए मैच का इनेकाद किया गया जिसका हमने अच्छा ही रिजल्ट लेकर आना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे रिजवान साहब देखने वालों को? मैं तो ये कहूँगा जी, ये जो इवेंट है ये साल में 2 दफ़ा होना चाहिए, ठीक है जी, ताकि अच्छा इवेंट है, खेलने का मौका मिलता है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पैदा होती है आपस में, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं आपस में, अख्तलाफात भी होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। स्पोर्ट्स में जब बंदा स्पोर्ट्स में आ जाए ना तो अख्तलाफा ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। अब मैंने ना मुल्तान की टीम भी आई है और इस्लामाबाद की भी आई है और फैसलाबाद की भी आई है। अच्छा, उन्होंने एफर्ट बहुत किया है, लेकिन उनकी जो एफर्ट है वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अच्छा मैच खेले हैं। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स होने चाहिए, इसमें गवर्नमेंट भी साथ दे जी। गवर्नमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में अभी कोई स्पोर्ट्स नहीं है, वहाँ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए स्पोर्ट्स का।
क्योंकि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स चाहिए, जो बिल्कुल environment ज़्यादा बिल्कुल। sport अगर आप चाहिए। चाहते हैं कि अस्पताल वीरान हो तो आपको खेलों के मैदानों को आबाद करना होगा, यही एक राज है जी। और बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।